चलो ऑल सेट अभी ठीक है, सब ठीक है ना। चलिए आ जाएं अपने वापस टॉपिक पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1773 के चार्टर एक्ट के बारे में जो है डिस्कशन किया था। अगर उसको लेकर कोई सवाल है तो बताइए। क्लियर है ना। देखो मैं अगेन कह रहा हूँ, अभी वो टाइम नहीं है कि पहले एक बार क्लास पढ़ लें फिर बाद में रिवाइज करें, वो टाइम गया। अब यही आपका क्लास भी और यही आपका रिवीजन भी है। एसआई बैच के लिए, एसआई पेपर आने के लिए अलग से नहीं कि पढ़ लेंगे एग्जाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले। यहीं पर सारे फैक्ट क्लियर होने चाहिए, वरना मैं आगे दूसरे सिलेबस दूसरे टॉपिक पे बढ़ूंगा नहीं। हाँ, अगर चीज़ें कंप्लीट है सारी तो फिर हम लोग जो है आगे बात कर सकेंगे। आज हमारा जो पहला एक्ट यहाँ पर स्टार्ट होगा। अब सिर्फ मैं चार्टर्स पे चलता तो सीधे मैं लिख लेता 1793, लेकिन अभी नहीं। मैंने कहा था कि 1773 के बाद एक जो है सेटलमेंट के लिए एक एक्ट आया था जिसका नाम ही था द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि उसको हम लोग लिख सकते हैं बंदोबस्त जो कानून अधिनियम आया था। तो हेडिंग बना दीजिए द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, हिंदी में इसको लिखते हैं बंदोबस्त अधिनियम, बंदोबस्त अधिनियम 1781, बंदोबस्त अधिनियम 1781, यानी कि द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781। ठीक है, बेसिक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि इस एक्ट को अमेंडमेंट एक्ट या अमेंडिंग एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझना। द एक्ट ऑफ सेटलमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द अमेंडिंग एक्ट। अब वाई इसको अमेंडिंग एक्ट के नाम से क्यों जाना? देखो अमेंडिंग एक्ट इसलिए कहा इसको 1781 का बिकॉज ऑफ कि ये एक्ट को लाए जाने के पीछे का कारण ये था कि जो 1773 का जो रेगुलेशन एक्ट था या जो चार्टर एक्ट था रेगुलेशन, इस रेगुलेशन एक्ट में कुछ क्या थी, कमियां थी। इसमें जो है कुछ डिमेरिट्स थी, इसमें जो है कुछ कमियां थी और इन कमियों में अमेंड करना था, इन कमियों में सुधार करना था। इसके लिए जो है नया जो एक्ट लाया गया उसके लिए जो है नाम आया था द अमेंडिंग एक्ट। ठीक है, उसके लिए जो है जो नाम आया था उसको हम लोगों ने नाम दिया कि वो कौन सा एक्ट है, दैट इज द अमेंडिंग एक्ट। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोगों को अमेंडिंग एक्ट के रूप में जो है इसको याद रखना होगा। अब सवाल ये है कि जो 1773 का चार्टर एक्ट था उसमें क्या क्या चीजें थी जिसमें हम लोगों ने कहा कि सुधार की जरूरत थी, अमेंड्स की जरूरत थी, डिमेरिट्स की जरूरत थी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें तो 1773 के एक्ट की जो सबसे पहली डिमेरिट थी या कमी थी वो ये थी कि इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बनाया, ठीक है, उस आपने जो है गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का, लेकिन जो ये गवर्नर जनरल था इसके पास में आपने कोई भी वीटो पावर नहीं दी। तो भाई अगर आपने इसको गवर्नर जनरल बनाया है तो इसको जो है किसी बिल पर अपनी सहमति को रोकने का अधिकार तो होना चाहिए, मतलब वीटो पावर तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई वीटो पावर नहीं दी, तो इसलिए क्या है एक जो है खामी हम लोग कह सकते हैं, ये एक डिमेरिट कह सकते हैं जो 1773 के अधिनियम के भीतर जो है लिखी हुई थी। दूसरा, इट डिड नॉट स्टॉप द करप्शन अमंग द कंपनीज ऑफिशियल्स। बात तो की गई कि जो है करप्शन को रोकेंगे, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर वर्क हो नहीं रहा था। तो यानी कि एक्ट की जो दूसरी सबसे बड़ी खामी थी वो ये थी कि ये जो है करप्शन को या जो भ्रष्टाचार है इस भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाई थी। भ्रष्टाचार को जो है रोकने के लिए कोई मतलब कह लीजिए कठोर प्रावधान इसमें नहीं थे। अगर आपने भ्रष्टाचार रोकना था तो आप कुछ ऐसे प्रावधान ले आते, कुछ ऐसे प्रोविजंस ले आते ताकि जो है लोगों के मन में डर होता और कंपनी के जो अधिकारी थे वो ऐसा करने से जो है रुक जाते, इसलिए जो है यहाँ पर नहीं कहा गया। दूसरा, आप सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों ने जो है 1773 के एक्ट के भीतर 1774 में सुप्रीम कोर्ट तो बना दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बन गया, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है? मतलब इस सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई तो कोई इसके जो है क्षेत्राधिकार के बारे में भी तो बताए कि इसके पास में कौन कौन से न्यायिक क्षेत्राधिकार हैं। तो इनके जो है अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। तो मतलब कुछ ऐसी कमियां थी। दूसरा देखो, इस एक्ट में भारतीयों को एड्रेस ही नहीं किया गया था, भारतीयों के हित के लिए, भारतीयों के वेलफेयर के लिए कोई बात ही नहीं की गई थी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहें जो 1773 का जो एक्ट आया था उसमें कुछ खामी थी, उसमें कुछ कमी थी, और इन्हीं डिमेरिट्स को दूर करने के लिए वर्ष 1781 में जो है एक नया अधिनियम लाया गया, जिस अधिनियम को जो है बंदोबस्त कानून या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 या द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 के नाम से जाना गया। ठीक है, अब क्यों आया था उसके पीछे मैंने कारण बता दिया। अब सवाल यह है कि जो अमेंडिंग एक्ट आया है इस एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या हैं, यानी कि इसकी मुख्य बातें क्या हैं। तो अगर हम लोग इसके सबसे पहले प्रावधान की तरफ चलें, वर्ष 1781 का जो अधिनियम आया था उसका जो पहला सबसे अहम बात थी वो ये था कि इस कानून ने गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद के जो कार्य थे उनको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया।
मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पहली बार जो गवर्नर जनरल है एंड जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि द काउंसिल ऑफ 4 और द कैलकाटा काउंसिल जिसको कहते थे, तो वो जो काउंसिल थी एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी परिषद, इनके कार्यों को, इनके जो फंक्शंस थे, इनके जो कार्य थे, इनके जो फंक्शंस थे, इनको सेपरेट कर दिया गया, इनको अलग कर दिया गया। किससे? इनको अलग कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारों से। मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट के मामले अलग रहेंगे और यहां पर जो है अगर हम लोग बात करें तो गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी जो परिषद है उनके मामले अलग रहेंगे। इन सबको जो है बरी कर दिया, क्योंकि पहले सब क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट के भीतर आते थे। अब इसको पहली बार क्या कर दिया, कार्यों को या फंक्शंस को जो है डिफरेंशिएट कर दिया, उनको अलग अलग कर दिया। ये सबसे बड़ी इसकी जो है व्यवस्था थी। दूसरा, राजस्व संबंधी मामले और राजस्व वसूली के जो मामले थे, मेरी बात समझना, यहां पर एक टर्म लिख रहा हूं कि इस अधिनियम के भीतर जो दूसरी अहम बात थी वो ये थी कि जो राजस्व के संबंधित मामले थे, रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स जो थे, राजस्व संबंधित मामले, रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स एवं एंड राजस्व वसूली के मामले, राजस्व वसूली के मामले। अच्छा, राजस्व वसूली के मामले का मतलब जो है द कलेक्शन ऑफ टैक्स को या रेवेन्यूज को कलेक्ट भी करना था। इन जो है क्षेत्रों को भी जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया, आउट कर दिया। फिर सुनो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व संबंधित मामले एवं राजस्व वसूली संबंधित मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से या न्यायिक क्षेत्र से, क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया। कहा भाई जाओ, आपके जो है मैटर्स अलग हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने कार्य अलग करेगा और जो हमारे पास में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू मैटर्स एंड रेवेन्यू रिलेटेड जो उसको कलेक्ट करने के जो मामले हैं उन सबको क्या किया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। ये भी विशेषता उसको दे दी गई। तीसरी प्रमुख बात, कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के जो है अंतर्गत कर लिया गया। मतलब कलकत्ता में जितने भी लोग थे, या कलकत्ता, अब देखो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहां बनी है, कलकत्ता में बनी है, तो कलकत्ता के सभी नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। पहले जो है क्या हो रहा था, वहां पर वाइसराय या एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इंटरफेरेंस हो रहा था। इस अधिनियम ने कहा कि कलकत्ता के जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी निवासी हैं, जितने भी रेजिडेंट्स हैं, उन सारे रेजिडेंट्स को क्या मिलेगा, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण मिलेगा। विच मीन्स कि आप इनके न्यायिक क्षेत्र के भीतर जो है कार्य करोगे। और अंत में बात करूं तो जो प्रांतीय न्यायालय थे, इसकी अपील जो है गवर्नर जनरल जो है वो क्या कर सकता था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां जो है दायर कर सकता था। मतलब ये समझो कि जो प्रोविंशियल कोर्ट थे, इस समय जो प्रांतीय न्यायालय थे, जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थे, प्रोविंशियल जो कोर्ट्स थे, इनको कहा गया कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, ठीक है, ये शब्द याद रखना। एक तो हमारे पास में क्या है, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यहां पर जो है परिषद है, और एक यहां पर क्या है कि जो प्रांतीय न्यायालय थे, प्रोविंशियल न्यायालय थे, इनकी अपील जो है कहां की जाएगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां दायर की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। पहले क्या चल रहा था ना मामला, कि जो प्रोविंशियल कोर्ट थे, यहां से जो याचिका जाती थी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाती थी। इस एक्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स की जो भी जो है वहां पर फाइल से जो भी याचिकाएं हैं वो जाएगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली नहीं जाएगी, बल्कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी। तो ये भी प्रावधान किसमें किया गया, दैट इज अंडर द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781, और यही वो प्रमुख प्रावधान थे जिनको यहां पर जो है दर्ज किया गया था या दायर किया गया था। तो सेटलमेंट में ये सारा चीज हुआ। कंक्लूजन पे जाओगे, एक ही लाइन में पूरे एक्ट को खत्म करना चाहोगे, अगर इतनी सारी बातें याद नहीं रहती, फॉर एग्जांपल, हालांकि याद रखना जरूरी है, तो उसमें एक ही काम कहेंगे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने पहली बार वायसराय के कार्यकारिणी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव मामले अलग किए और सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स थे उनको अलग किया। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी पॉइंट्स बताए सब में यही तो नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन एरिया से किसको हटाया गया और किसको शामिल किया गया। कलकत्ता के वासियों को शामिल किया गया, बाकी सबको जो है एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया। तो डायरेक्टली अगर मैं कंक्लूजन निकालूं 1781 के इस अधिनियम को, एक्ट ऑफ सेटलमेंट की, तो पहली बार जो है कोर्ट के मामले अलग और जो है एग्जीक्यूटिव के मामले अलग। जो आज भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 पढ़ते हो ना आप, अनुच्छेद 50 क्या है, द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, मतलब न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, यहां ये शुरुआत हो गया है। पहली बार एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो है जुडिशरी अलग हो गई है और जो है एग्जीक्यूटिव अलग हो गई है, दोनों के कार्यों को जो है सेपरेट कर दिया गया है। ये लिखा हुआ था अंडर द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ
1781। माय डियर फ्रेंड्स, अगर स्टिल एक्ट ऑफ सेटलमेंट से कोई लाइन आपको लग रहा है कि पूछने योग्य है या पूछी जा सकती है तो प्लीज बताइए, वरना मैं नेक्स्ट एक आर्टिकल्स की तरफ बढ़ रहा हूँ, सॉरी नेक्स्ट एक जो है टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ, जो है पिट्स इंडिया एक्ट। ये लिखना है लाइन, लिखवानी? चलो एक लाइन लिखो, लास्ट लाइन लिखवाने के लिए कह रहे हैं, जरा लिखना है इसमें। तो इसमें ऐसे लिखना कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील, ये लास्ट लाइन लिखवा रहा हूं मैं, प्रांतीय न्यायालयों की अपील, प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां दायर की जाएंगी या दर्ज की जाएंगी, शब्द देखिए, दर्ज की जाएंगी न कि सर्वोच्च न्यायालय में, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां दायर की जाएंगी, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। ये लिखा हुआ था हमारे एक्ट ऑफ सेटलमेंट का अंतिम जो है पॉइंट जो था, है ना। सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, बल्कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो होगी वहां पर अपनी जो है याचिकाओं को या अपनी अपील्स को लेकर वहां आप लोग जाओगे। तो ये पहली बार एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने व्यवस्था कर दी थी। अब आते हैं हम लोग एक और नए एक्ट की तरफ, विच इज इंपॉर्टेंट, एंड एक्ट का नाम है द एक्ट ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ, ये लिख लीजिए इसमें हेडिंग, द न्यू इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, वर्ष 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम या पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट की 4 ही विशेषताएं हैं, बट उससे पहले समझो कि इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा था। ये कोई चार्टर नहीं है, ये रिफॉर्म एक्ट के ही रूप में जाना गया, राइट। तो पिट्स इंडिया एक्ट का नाम जो पड़ा था वो पड़ा था बाय द नेम ऑफ पिट्स द यंगर। ये जो नाम पड़ा है वो पड़ा है किसके नाम से? पिट्स द यंगर। और पिट्स द यंगर कौन था इस समय? ही वाज द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन या लंदन। उस समय जो है ब्रिटेन या ब्रिटिश जो था, इस ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था यानी कि जो प्रधानमंत्री था वो था पिट्स द यंगर, इसलिए इस एक्ट का नाम पिट्स एक्ट पड़ा। और वो कुछ सुधार लाना चाह रहा था। अब ये सुधार क्या है जरा केयरफुली समझना, सिर्फ 4 सुधार थे इसमें। पहले सुन लेते हैं फिर इसको लिखते हैं, ठीक है। पहले एक बार सुन भी लेते हैं, हालांकि लिखने के लिए मौका पूरा मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा। देखो सबसे पहले जो मैंने कहा था कि गवर्नर जनरल जो था उसको वीटो नहीं दिया गया था ना इससे पहले, ना ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने दिया और ना ही उससे पहले पिट्स इंडिया उससे पहले 1773 के अधिनियम ने दिया। तो जो पहली बार गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिली थी वो पिट्स इंडिया एक्ट ने दी थी। तो जब हम लोग प्रोविजंस की बात करते हैं तो वी कैन से दैट कि इट प्रोवाइडेड द पावर ऑफ वीटो टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उन्होंने कहा भाई अब आप जो है वीटो लगा सकते हैं, किसी जो है बात से अगर आप सहमत नहीं हो तो उस पर स्टे लगा सकते हो, वीटो लगा सकते हो, पहली पावर। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पावर यह है कि इस अधिनियम के तहत पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल मैटर्स यानी कि जो व्यापार या वाणिज्य से संबंधित जो मामले थे, ट्रेड एंड कॉमर्शियल मैटर्स जो था, इनको अलग किया गया। और जो इनके पॉलिटिकल मैटर्स थे यानी कि जो राजनीतिक मामले थे उनको अलग किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप लोग लिख रहे हो कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मैं प्रोविजंस की बात कर रहा हूं यहां पर, पहला प्रोविजन जो था कि पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को 2 तरीके से बांटा गया। एक थे राजनीतिक अधिकार यानी कि पॉलिटिकल मैटर्स, यानी कि राजनीतिक अधिकार, ये मामले लिखते हैं इसको, राजनीतिक मामले। और दूसरे इनके हुआ करते थे वाणिज्यिक मामले। वाणिज्यिक मामलों को इंग्लिश में क्या लिखोगे? दैट इज द कॉमर्शियल मैटर्स। जो कमर्शियल मामले थे इन दोनों को पहली बार जो है क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया। अब जरा एक बार कल के एक्ट की वापस तरफ चलो। 1773 में हम लोगों ने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ा था, याद आ रहा है या नहीं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको लिख सकते हैं। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था इसके पास में रहे थे कौन से? कॉमर्शियल मैटर्स। मतलब जो ये कॉमर्शियल मैटर्स थे इनको कौन देखता? जो मैंने कल भी बताया था आपको, वो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हिंदी में इसको क्या लिखते हैं? डायरेक्टर। इसको लिखते हैं निदेशक मंडल। इसके पास में जो है सभी कंपनी के वाणिज्य मामले गए और कंपनी के जो है पॉलिटिकल मैटर्स के लिए एक नया जो है बनाया गया था और जिसका नाम था द बोर्ड ऑफ कंट्रोल और द कोर्ट ऑफ कंट्रोल, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिख लीजिए इसको, कि इसके लिए जो था वो था द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हिंदी में लिखते हैं नियामक अथवा नियंत्रक
नियामक अथवा नियंत्रक, जो इस पर क्या करेगा, नियंत्रण लगाएगा, और मंडल, नियामक एवं नियंत्रक मंडल, और ये क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यानी कि निर्देशक मंडल या निदेशक मंडल जो है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले पहली बार जो है दो भागों में बढ़ गए, विच मीन्स वी कैन से दैट कि इट एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इनडायरेक्टली कहें तो भारत में जो है डबल गवर्नमेंट की या द्वैत शासन जो व्यवस्था थी या दो के शासन की जो व्यवस्था थी उसको कहां लाया गया था, उसको इसी अधिनियम के भीतर लाया गया था। तो इसने पहली बार डबल गवर्नमेंट की शुरुआत की। एक तरफ पॉलिटिकल मैटर्स को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया, एक तरफ वाणिज्यिक मामले या कॉमर्शियल मैटर्स को देखने के लिए जो है वहां पर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बन गया। तो वाणिज्यिक मामले अलग, पॉलिटिकल मामले अलग, यानी कि इनडायरेक्टली चलें तो यहां पर पहली बार जो डबल गवर्नमेंट है, यानी कि जो द्वैत जो सरकार है, इस द्वैत सरकार की जो है एक्ट के भीतर शुरुआत मानी जाती है। ये वाला लाइन क्लियर है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, लिख भी देता हूं इसको, हम लोगों ने कहा था कि इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, जीजी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, इसको वीटो की पावर जो है वो प्रोवाइड की थी। ये भी इसमें जो है इंपॉर्टेंट एक लाइन आपको याद रखना है। The Act provides the veto power to the Governor General of Bengal। ये दूसरी सबसे बड़ी जो है व्यवस्था इस अधिनियम के भीतर थी। तीसरी व्यवस्था समझो, For the first time the term British possessions in India was set up under this Act। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि पहली बार एक शब्द इंट्रोड्यूस हुआ था, जिस शब्द को कहते हैं हम लोग ब्रिटिश पोजेशन। अच्छा, ब्रिटिश पोजेशन का मतलब क्या समझे आप लोग, हिंदी में लिखते हैं इसको ब्रिटिश अधिपत्य। और ये सवाल हूबहू ऐसा ही पूछा जाता है कि किस अधिनियम के भीतर पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य शब्द जो था इसको सामने रखा गया था। तो जो ब्रिटिश पोजीशन शब्द आपके पास में आया है वो आया है अंडर दिस एक्ट ऑफ या अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और चौथा और अंतिम जो बात है पिट्स इंडिया अधिनियम के भीतर वो है कि जो इससे पहले 1773 की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी, याद आ रहा है ना 1773 की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो उस काउंसिल में क्या हुआ, पहली बार जो 4 सदस्यों की काउंसिल थी, एक को नंबर घटा दिया एंड इट बिकेम द काउंसिल ऑफ 3। पहले काउंसिल ऑफ 4 था। यानी कि इस अधिनियम ने क्या किया, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, हिंदी में कहते हैं इसको जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नंबर को रिड्यूस किया। और इसको रिड्यूस करने के बाद जो है अब संख्या कितनी बन गई, 3 बन गई, पहले 4 थी। तो वी कैन से इन अ सिंपल टर्म कि द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1781 रिड्यूस द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल स्ट्रेंथ फ्रॉम 4 मेंबर टू 3 मेंबर। अब जो है 3 मेंबर्स जो है यहां पर हो गए थे। ये आप लोगों को याद रखना है कि ये क्या है, कंसेप्ट यहां पर जो है शुरू हुआ। तो इसने क्या किया, इस अधिनियम ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्यों की बजाय अब इसको जो है 3 सदस्यों के रूप में परिवर्तित कर दिया था। ये हमारे पास आज का दूसरा प्रमुख एक्ट कंप्लीट होता है, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। अभी तक कोई इतनी बड़ी जो है चीज है नहीं जिस पे आप लोगों को परेशान होना पड़े। दोनों एक्ट में से कोई गड़बड़ी तो नहीं लग रही किसी बात को लेकर, ऑल सेट ऑल गुड, नाइस। चलिए आज का तीसरा अधिनियम की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद एक छोटा सा अधिनियम, मात्र 2 से 3 लाइंस का अधिनियम है, और इसके लिए हमारे पास में आता है द एक्ट ऑफ, हेडिंग बना दीजिए, द एक्ट ऑफ 1786 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम, द एक्ट ऑफ 1786 1786 का अधिनियम। बस 2-3 चीजों के लिए है ये महत्व। बताऊं, पहला जो अधिनियम के भीतर जो पहली बात थी वो ये थी कि जो भारत में वायसराय, अभी तो वायसराय नहीं बनेगा, गवर्नर जनरल है, इस गवर्नर जनरल का पद जो है बंगाल में वो दे दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। यहीं से लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बन गया था। तो इस एक्ट की विशेषता ये है कि इस अधिनियम ने 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया, बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। ठीक है, नियुक्त किया। वी कैन से दैट कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर द एक्ट ऑफ 1786। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी इसी एक्ट ने जो है सौंप दिया था। मतलब एक तरफ लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड ऑन द अदर साइड जो ऑफिस था, जो पद था, किसका पद कह रहे हैं हम लोग, कमांडर इन चीफ जो है, कमांडर इन चीफ
कमांडर इन चीफ का मतलब क्या है भाई, आर्मी का जो मुखिया है, सेना का जो मुखिया है, इसका पद इसको दे दिया गया। तो वी कैन से दैट कि इस अधिनियम ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ अथवा, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं अथवा सेनापति का पद दिया। मतलब यहीं से जो है कॉर्नवालिस बिकेम दी हेड ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ही बिकेम द कमांडर इन चीफ अंडर द ब्रिटिश इन द ब्रिटिश आर्मी। तो भाई उसको जो है पूरी सत्ता वहां पर जो है सौंप दी गई है ब्रिटिशर्स के राज के भीतर। और दूसरा सबसे प्रमुख ये था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष मामले में अपनी काउंसिल के निर्णय को बदलने या उन निर्णयों को ना मानने की भी जो है पावर दे दी गई। नहीं समझे, मैं वाइसराय था, आप मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे, आप मुझे जो सलाह देते थे मेरे ऊपर बाउंड था, मुझे मानना ही पड़ता था इस एक्ट से पहले। जैसे आज हमारे देश के एक राष्ट्रपति हैं और उनको जो है अनुच्छेद 74 लिखता है कि देयर शैल बी अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड, राइट, यही लिखा है। हालांकि एक बार रिकंसिडर कर सकता है, वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने लिखा। लेकिन कहानी क्या थी कि उस समय जो है पहले किसी भी गवर्नर जनरल पे ये पावर नहीं थी कि भाई अगर आपकी काउंसिल आपको कुछ एडवाइस दे रही हो तो उसको पलट दो, या मतलब नहीं उसको मानो या नहीं उसको सुनो। लेकिन पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे ही बॉम्बे के प्रेसिडेंसी को खत्म किया, मद्रास की प्रेसिडेंसी में गवर्नर के पद को खत्म किया, तो जो बंगाल में गवर्नर जनरल था, नाउ ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, नाउ ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस अधिनियम के भीतर की जो दूसरी सबसे अहम या महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, भारत का गवर्नर जनरल बना। आई रिपीट द लाइन, अंडर द एक्ट ऑफ 1833 the governor general of Bengal became the governor general of India, and as you all knows, I hope so, as you all knows कि the first governor general of India was, बताओ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। श्योर, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये जो पहले यहाँ पर क्या बने थे, गवर्नर जनरल बने थे, कहाँ के, भारत के, भारत के नाम है, नॉट बंगाल, प्लीज केयरफुली सुनना। तो ये जो पहले गवर्नर जनरल थे भारत के, ही वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपने इनके बारे में नाम सुना ही है, जाना भी है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने देश में सती एबॉलिशन एक्ट को जो है पास किया था 1829 में विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। एंड यू नो राजा राम मोहन रॉय, जिनको भारतीय धार्मिक और जो है सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन का पिता या जनक कहा जाता है। खैर वो हम लोगों ने अलग से जो है टॉपिक्स कवर करना है, बट अंडर दिस हम लोगों ने ये लिखा कि द एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड एज यू नो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। डन है या नहीं? चलिए अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी को पार्शियल मोनोपोली दी गई थी ना 1813 में, मतलब कुछ उसके अधिकार छीन लिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को और बोला चलो आप अफीम पे बेच सकते हो, आप इंडियन टी बेच सकते हो, आप जो है चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो, यहाँ तक चल जाएगा। इनके अलावा जो कंपनी के ये 3 राइट्स भी थे ना, चाय बेचना या अफीम बेचना या उसको खरीदना या जो है चीन के साथ व्यापार करना, ये भी छीन लिए। विच मीन्स कि अंडर दिस एक्ट all the commercial powers of East India Company was abolished and it became purely administrative body। क्या समझे? हमने कहा कि ये जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम ने वर्ष 1833 का जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी वाणिज्यिक अधिकार छीन लिए, सभी वाणिज्यिक अधिकार छीन लिए तथा ईस्ट इंडिया कंपनी अब शुद्ध यानी कि प्योर प्रशासनिक, शुद्ध प्रशासनिक इकाई, शुद्ध प्रशासनिक इकाई बन गई। I repeat the line. We can say that कि this act ended the activities of East India Company as the commercial body which became a purely administrative body। तो अगर पहली बार बोले कि कौन से अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शुद्ध रूप से जो है प्रशासनिक बॉडी के रूप में या निकाय के रूप में स्थापित किया था, तो शुद्ध प्रशासनिक इकाई बनी है वर्ष 1833 के अधिनियम के भीतर।
मामला ठीक है, ऑल क्लियर। आई होप सो कि यहाँ तक की बातें जो है आपको 1833 के अधिनियम से जो है परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब आ जाओ 1833 के अधिनियम के अंतिम और महत्वपूर्ण पॉइंट पर, जिसके तहत याद रखना कि 1833 के अधिनियम के भीतर पहली बार इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है वर्ष 1834 में देश का पहला विधि आयोग का गठन हुआ था। इंडियाज फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज सेटअप इन द ईयर ऑफ 1834 बट अंडर द रेगुलेशन और चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सिंपल लाइन है। तो इसमें हम लोगों ने क्या लिखना है, चौथा पॉइंट है ना, तो चौथे अधिनियम की जो ये अधिनियम की चौथी प्रमुख विशेषता है वो ये है कि इस अधिनियम के तहत वर्ष 1834 में भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट, भारत का पहला विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन, विधि आयोग का गठन हुआ। एंड अगर आप लोग जानते हैं कि भारत का जो पहला लॉ कमीशन बना था, द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इस लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, देन बताएं इनका नाम, लॉर्ड मैकॉले, राइट। ये जो व्यक्ति थे, ही इज कॉल्ड लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो थे, ही वॉज द फर्स्ट, ठीक है, ऐसे लिखना, लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। ये भारत देश के जो है विधि आयोग के पहले क्या है, चेयरमैन है, पहले जो है चेयरपर्सन है। तो ये जरूर आप लोगों ने जो है यहां पर याद रखना है। डन, चलिए बस ये हो गया। और लास्ट में एक और पॉइंट सुन लीजिएगा, इसको ध्यानपूर्वक। 1833 के अधिनियम के ही भीतर पहली बार भारत देश में सिविल एग्जाम्स के लिए, उस समय देखो आईसीएस की परीक्षाएं होती थी, ठीक है, उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज के पेपर होते थे, जिसको आज आप लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं ना, तो पहले वो आईसीएस के रूप में था। उस समय आईसीएस के पेपर सिर्फ लंदन में होते थे। मतलब अगर इंडिया में कोई ब्यूरोक्रेट चुनना है, कोई नौकरशाह चुनना है, तो उस नौकरशाही के लिए आपको जो है आईसीएस का पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। और आईसीएस का पेपर सिर्फ होता था कहाँ, लंदन में। वहाँ जाने की पता प्रक्रिया क्या थी, जिसको आईसीएस का पेपर देना है उसको जो है उस समय एक कॉलेज पढ़ता था, हेल्बरी कॉलेज, उस हेल्बरी कॉलेज में एडमिशन लेना होता था। और हेल्बरी कॉलेज अगर जाना है तो उसके लिए भारत में जो वाइसराय या गवर्नर जनरल जो होगा इंडिया का, उससे पहले लिखवाना पड़ेगा। और इंडियंस को तो वो लिखते ही नहीं थे, मौका ही नहीं देते, तो इसलिए वहां पर ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं थे हमारे, मतलब उस समय अगर ब्रिटिश टाइम में बात करें। तो इस अधिनियम में पहली बार क्या हुआ, पहली बार ये सुझाव दिया गया कि क्या आईसीएस के ओपन कॉम्पिटिशन्स इंडियंस के लिए भी रखे जाएं। सिर्फ मैंने कहा था कि बात उठी थी, ऐसा हुआ नहीं था, लागू नहीं हुआ। लागू जब होगा वो वर्ष 1853 में जाएंगे, जहां पर मैकॉले की ही अध्यक्षता में जो है क्या बनेगा, वहां पर एक ओपन कंपटीशन कमीशन बनेगा। तो वो हमारा 1853 के अधिनियम वाला है। लेकिन हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहला प्रयास था, जहां पर कहा गया कि आईसीएस की परीक्षाओं के लिए जो है भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता रखवाई जा सके। मैंने अगेन कहा यहां पर हुआ नहीं था, कॉम्पिटिशन की शुरुआत नहीं हुई थी। सो वी कैन से दैट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants। ठीक है, it was the attempt, मैंने फिर से कहा ये एक प्रयास था। तो ये जो है पहली बार जो है, हाँ ये सुझाव था, ये प्रयास था कि जो है भारतीयों के लिए जो ओपन या खुली प्रतियोगिता है आईसीएस की परीक्षाओं के लिए, वो जो है दी जाए अथवा ना दी जाए। तो ये वर्ष 1833 के अधिनियम के भीतर जो है एक और प्रमुख जो है प्रावधान इसमें जुड़ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1833 का चार्टर अधिनियम भी कंप्लीट हो गया। आप मुझे बस ये बता दो फ्रेंड्स, अभी आज के लिए थक गए हो या एक और एक्ट करा दो? बहुत सारे एक्ट तो नहीं हो गए, एक लास्ट रहेगा ना, इसको कंपनी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और कल हम लोग सीधे चलेंगे फिर कहाँ, क्राउन्स के अधिनियम के भीतर चलेंगे। तो इसलिए है भी ये लास्ट एक्ट जो है बहुत छोटा सा एक्ट है, अब जरा इसको भी समझने का प्रयास करना। अब हमारे पास जो अंतिम एक्ट आता है आज का, एक्ट की सीरीज का जो अंतिम अधिनियम है वो आता है द एक्ट ऑफ, यदि चार्टर एक्ट ऑफ, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, वर्ष 1853 का चार्टर अधिनियम। पहली लाइन वो बताऊं जो किसी ने नहीं सुनी आज तक, यह कंपनी की ओर से अंतिम अधिनियम था। सिंपल सा लॉजिक है, क्या देखना है इसमें। तो इट वाज द लास्ट चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी।
मतलब यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम जो है चार्टर था, या अंतिम जो है चार्टर अधिनियम था। मतलब इसके बाद जो है कंपनी यहाँ पर क्या हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो गई थी। आप जानते हैं कि इस एक्ट की सबसे अहम जो विशेषता थी, जो फीचर थी, वो क्या थी? द एक्ट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो इसकी विशेषता ये है कि जो गवर्नर जनरल था, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, हाँ बंगाल मत कहना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो चुका है, ये भारत का गवर्नर जनरल हो चुका है। अब ये जो इंडिया का गवर्नर जनरल था, इस अधिनियम ने क्या किया, पहली बार इसके जो है फंक्शंस को सेपरेट कर दिया, कार्यों को अलग कर दिया। कैसे? देखो, एक तो इसके बाद पहले से ही जो है कुछ एग्जीक्यूटिव कार्य थे, इनके पास में कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे ना फ्रेंड्स। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का मतलब क्या समझे हो आप लोग, कि इनके पास में जो है कुछ कार्यकारी शक्तियां थी, या कार्यकारी जो है कार्य थे, इनके पास फंक्शंस थे। और ये जो इनके पास कार्यकारी फंक्शंस हुआ करते थे, इनको गवर्न कौन करता था, इनको कंट्रोल कौन करता था? तो इसके लिए जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी हुई थी। भाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास में जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस तो ऑलरेडी थे, ये तो प्री एग्जिस्टिंग था, ये तो ऑलरेडी से चला जा रहा था। लेकिन अब इस अधिनियम के भीतर क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के लेजिस्लेटिव मैटर्स के लिए, या जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे, लेजिस्लेटिव फंक्शन समझते हैं, विधायी जो कार्य है, विधायी मतलब कानून बनाना, विधायी समझते हैं। लेजिस्लेचर इज ऑल अबाउट टू फॉर्म द लॉज फॉर द कंट्री। अगर देश के लिए जो है क्या बनाने हैं, अपने कानून बनाने हैं, तो इसके लिए एक नई जो है संस्था का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और इसको नाम ही दिया गया था द इंडियन और द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके लिए क्या बना? इसके लिए बना द इंडियन, या फिर ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में भी सुन लो कोई बात नहीं। हमने कहा इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकारी कार्यों को अलग किया, जिनकी देखरेख जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद कर रही थी, तथा इस अधिनियम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के विधायी कार्यों को अलग किया, जिसके लिए एक नए जो है विभाग का, या जिसके लिए जो है एक नए काउंसिल का निर्माण हुआ था, और इस काउंसिल का नाम था भारतीय विधायी परिषद या केंद्रीय विधायी परिषद। देखो इंडियन मतलब क्या है? भारत, तो इसको जो है भारतीय या भारत विधायी परिषद, और अगर आप इस वाले को लेकर चलोगे तो फिर हम लोग कह देंगे सेंट्रल, यानी कि जो है केंद्रीय विधायी परिषद जो है, इसका निर्माण यहां पर किया गया। जो ये केंद्रीय परिषद बनी थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, उसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। ये जो नई काउंसिल यहां पर बनी थी ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स थे? टोटल जो है इसमें थे 6 मेंबर्स। एंड आप अगर जानते हो, इन टोटल 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स जो थे वो इंडियंस थे। वो मतलब इंडियन लेजिस्लेचर से चुनकर जाने थे, हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटर से। और ये जो 4 लोकल रिप्रेजेंटेटर्स थे, दे वर फ्रॉम मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, राइट। तो हमेशा भाई ये 3-4 भाई तो एक साथ आते हैं, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये हर जगह देखो एक साथ यूज होते हैं। और इनके साथ आपने बस एक ही तो याद रखना है, दैट इज आगरा। तो कुल जो 6 सदस्य थे, इन 6 सदस्यों में से 4 जो है भारतीय लोकल प्रोविंसेस से इन्होंने आना था, और जो लोकल प्रोविंसेस की गवर्नमेंट से उसमें मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से इन लोगों ने आना था। हालांकि इस बात को भी याद रख दीजिएगा कि इनके पास में राइट टू वोट तो नहीं था, वोट नहीं दे सकते थे, लेकिन स्टिल जो है ये अपने आप को वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते थे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते थे। और ये पूछता है कि पहली बार जो विधायी परिषद थी, या पहली बार जो भारत विधायी परिषद है, उसमें किन किन जगहों से जो है वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे? तो रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए बंगाल, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और जो है आगरा, तो यहां से गए थे। लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं बस कि द नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 24 to 18 अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या, इस अधिनियम ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, याद आया हिंदी में भी या नहीं? अब बार बार इसमें कंफ्यूज मत होना, इसके लिए आप लोगों ने जो है क्या लिखना है? निदेशक मंडल। इसने क्या किया कि इसने निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितना कर दिया? 18 कर दिया। सदस्य बोला मैंने, इसको वोटिंग एज के साथ मत मिला देना, कि हम लोगों ने कहा द एक्ट रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम 24 to 18। बस ये सारी व्यवस्थाएं यहां पर थी, और इस पूरे एक्ट का हम लोग समापन करेंगे लास्ट लाइन के साथ, जो हमने इससे पहले वाले में छोड़ी थी। और वो लाइन क्या थी? द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। मतलब
इस अधिनियम ने पहली बार सिविल सेवकों के प्रतिस्पर्धा, लिख रहे हो, इस अधिनियम ने पहली बार सिविल सेवकों के प्रतिस्पर्धा एवं चयन, रिक्रूटमेंट, इंग्लिश में आ रहा हूं वापस, प्रतिस्पर्धा एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की, खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की, जिसके लिए 1854 में मैकॉले कमेटी का गठन हुआ, जिसके लिए 1854 में मैकॉले कमेटी का गठन हुआ, मैकॉले समिति का गठन हुआ। इंग्लिश में अगर लाइन लिख रहे हो, साहिल कहाँ पे छूटा था लास्ट लाइन, अच्छा रिपीट कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं कि इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, फुल स्टॉप। Accordingly, Macaulay Committee was set up in 1854, फुल स्टॉप। आज देखो ये पहला जो हमारे पास में नियम, अधिनियम से ना, किसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, इसको हम लोगों ने जो है आज, कल और आज 2 क्लासेस में कंप्लीट कर दिया। और इसी तरीके से हम लोग जो है आने वाले 2 सेशंस में, क्योंकि हालांकि आने वाले एक्ट अब थोड़ा बड़े हैं, लेंदी एक्ट हैं, बट मैं फिर भी प्रयास करूंगा कि आने वाले जो है 2 सेशंस में हमारे जो है ये आगे जो भी क्राउन्स के एक्ट है उन पे जो हम लोग काम कंप्लीट कर पाएँ। और इसके लिए आपने करना कुछ नहीं है, रिवाइज करना है, क्योंकि जैसे मैं ये एक्ट वाली सीरीज़ कंप्लीट कराऊंगा, मैं उसके बाद एक टेस्ट पेपर लेने वाला हूँ आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट से। तो इसलिए जो है उसके लिए भी रेडी रहना और अपने अपने जो है तरीक़ों से पढ़ते रहना। कुछ अगर क्वेश्चन पूछना है, कुछ प्रश्न पूछना है तो बताओ। जो द्वैत शासन अगर बंगाल में पूछता है कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो वो रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव ने वर्ष जो है 1665 में पहली बार द्वैत शासन लगा दिया था बंगाल में, ठीक है। जिस समय जो है पहली संधि हुई थी ना इलाहाबाद की, और जिस समय जो इलाहाबाद की संधि जब हुई थी तो वहाँ पर द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था हो गई थी। और उस द्वैत शासन को फिर 1772 में जो है खत्म किया था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने। तो वो द्वैत शासन बंगाल का जो है वो प्रोविंशियल द्वैत शासन अलग है। यहाँ पर हम लोग एक्ट के भीतर पढ़ रहे हैं, डबल गवर्नमेंट सिस्टम पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट के भीतर जो है आ गया था। अगर ये पूछता है कि देश के भीतर पहली बार डायरची या डबल गवर्नमेंट या द्वैत शासन कौन लाया था, तो राइट आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव, वर्ष 1665, एंड अबॉलिश्ड बाय या खत्म जिसने इसको किया था, ही इज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, और वो है 1772। बिल्कुल सही तथ्य है वो आपका। कोई और चीज़ है? नो? अच्छा, ये चीज़ समझ में आ रही है ना? कोई ऐसा बहुत ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्या कैसे पढ़ें, इतना सारा है, चीज़ें ज़्यादा तो हैं पर मेहनत करनी पड़ेगी ना। एंड बिलीव मी, 2-3 बार जब रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, जब मैं इसका टेस्ट पेपर लूँगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी, पता भी नहीं चलता कब याद हुआ। ऐसा नहीं, देखो मुझे भी इनिशियली याद नहीं होता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जो है वो चीज़ें याद होती जाती है। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर तो रीड करने की जरूरत नहीं, माइंड खुद रीड कर लेता है और उसने सब जो है अब रट लिया है। तो ऐसा काम आप लोगों ने करना है, ठीक है। कुछ पूछना नहीं है?